तो मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इसके लिए जो आपने इंटरव्यू के लिए आप माने। और पहला सवाल यही होगा कि अगर आप अपना परिचय दे सकें। मेरा नाम सत्ताल मलिक है और मेरा गांव हिसावदा है, बागपत तहसील में। वहाँ मैं पैदा हुआ। इंटरमीडिएट तक मैंने डिकोली में पढ़ा, फिर मेरठ कॉलेज में चला गया और मेरठ कॉलेज में जाने के अगले साल में मेरठ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हो गया और एक साल बीच में छोड़ के फिर अगले साल प्रेसिडेंट हो गया। तो वहीं से मुझे चौधरी चरण सिंह जी ने बुलाया और कहा कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने उसी दिन बिना सोचे समझे उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली और उनकी इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने पूरी पार्टी मुझे सौंप दी और जनरल सेक्रेटरी बनाया और कहा कि इसे अब संभालो। जी और उसके बाद बुला के जबरदस्ती मुझे टिकट दिया बागपत का, चूंकि बागपत की सीट वो 3 बार हार चुके थे। तो मैं लड़ा, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं जीत गया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। जी, ये विधानसभा का टिकट है। विधानसभा का ही। जी। और उस टाइम चौधरी साहब की पार्टी कौन सी थी? बीकेटी। बीकेटी, भारतीय क्रांति दल। ये कौन से सन की बात होगी जी? ये है 74 की। 74 की। अच्छा, तो जैसे आप चौधरी साहब से इतना समय जुड़े रहे, तो उनके साथ किस कैपेसिटी में आपको काम करने का मौका मिला? देखिए, वो मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते थे और पॉलिटिकल कैपेसिटी में मैं उनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। जी, जनरल सेक्रेटरी बीकेटी के। ठीक है। और आपके अनुसार चौधरी साहब किसानों के लिए काम करने के इतने इच्छुक क्यों थे? उनका शुरू दिन से बेंट ऑफ माइंड था। वो नेचुरल था, उनको किसानों के लिए एक नेचुरल फीलिंग रहती थी और वो समझते थे कि इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और वो उसको अपना रिलीजन मान के किसानों के लिए लड़ते थे। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आपने 2 बार चौधरी साहब के साथ मतलब आपका 2 बार उनसे दूर जाना हुआ, पर फिर आप वापस आए, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें? देखिए, एक बार तो हुआ क्या कि जब अजीत सिंह जी हिंदुस्तान आ गए, जी, विदेश में पढ़ते थे, तो परिवार ने उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि ये भी पढ़ा लिखा है, जाट है, बागपत से है और अजीत सिंह भी, तो ये अजीत सिंह के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, इसको आप पार्टी से निकाल दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा मेरी मजबूरी है और ऐसे ऐसे मेरे पे प्रेशर है। मैं कहा ठीक है साहब, मैं खा कमाऊंगा कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको छोड़ा। जी। फिर उन्होंने वापस मुझे बुलाया हुँ, और जिम्मेवारी दी और टिकट दिया राज्यसभा का। जी। तो एक ही बार छोड़ा मैंने उसको, 2 बार नहीं। जी, जी, जी। तो ये राज्यसभा कौन से सन की बात होगी? ये है 86। 86। अच्छा, आप क्या संसद में कितनी बार रह चुके संसद राज्यसभा में, में? राज्यसभा में मैं 2 बार रहा जी, और एक बार लोकसभा में रहा। 1 बार लोकसभा में। भाजपा की तरफ फिर झुकाव कैसे? वो भाजपा मेरी चॉइस की पार्टी नहीं थी, वो तो मजबूरी में, जब सब पार्टियां खुर्द-बुर्द हो गई, सब लोग चले गए, ज्यादातर लोग लोकल के बीजेपी में चले गए, तब मैंने ज्वाइन की थी बीजेपी। जी, पर मैंने कभी बीजेपी की लाइन जो है वो टो नहीं की पब्लिकली। जी। अच्छा, ये कौन से सन की बात होगी जब ये भारतीय है, जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की 2004। 2004 में? जी। तो चौधरी साहब का भारतीय जनसंघ, उस टाइम तो जनसंघ था, उसको लेके क्या विचार थे? चौधरी साहब थोड़ा प्रो जनसंघ थे जी। और उनके जनसंघ वालों से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, हुँ, लेकिन चूंकि उनको बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी का वोट मिलता था, बल्कि आप समझिए कि एक बार तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मुस्लिम एमपी चौधरी साहब के ही थे। जी, तो वो बीजेपी के साथ उतना अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते थे। जी। अच्छा, किसान नीतियाँ कई सारी चौधरी साहब ने बनाई। उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें, और ऐसी कौन-सी किसान नीति है जो आपको लगता है कि उस टाइम सबसे ज़्यादा रेलेवेंट थी और जो आज भी काफ़ी देखिए, विशेष है? चौधरी चौधरी चरण सिंह का एक इकोनॉमिक थिंकिंग था। जी, वो उनकी किताबें आप देखेंगे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ये मानते थे कि जब तक किसान की हालत नहीं सुधरेगी, देश की हालत नहीं सुधरेगी। उनकी बहुत सेइंग्स थी कि देश की तरक्की का रास्ता खेत से होके जाता है, वगैरह वगैरह। तो वो उनका कन्विक्शन था, कोई ऐसा नहीं था कि कहने के लिए था। हुँ, हुँ। अच्छा, चौधरी साहब को कई बार वामपंथियों और समाजवादियों ने
कुलकों का सर्वहारा बताया। हाँ, वो उनको गैर जानकारी के आधार पर इस तरह की वो कुलक तो थे ही नहीं, जी क्योंकि वो यूपी में कुलक कहाँ, जमींदारी एवोल्यूशन चरण सिंह जी की कलम से हुआ था, जी तो कुलक तो रह ही नहीं गए थे। कुलक माने जमींदार, जी। जमींदार एवोल्यूशन परफेक्ट हुआ था। हम्म, पूरे देश में सबसे बढ़िया एवोल्यूशन जमींदारा था, वो यूपी में हुआ था और जी चरण सिंह जी की कलम से हुआ था। जी। तो वामपंथियों को लेके चौधरी साहब के क्या विचार थे? वामपंथियों के बारे में चौधरी साहब की बहुत अच्छी राय नहीं थी, और उनका ये कहना था कि ये फॉरेन थॉट लिए घूम रहे हैं, यहाँ देश की परिस्थितियों में इनका विचार जी। ठीक नहीं है। अच्छा, नेहरू और गांधी के मसले पे चौधरी साहब के क्या विचार थे? चौधरी साहब गांधीयन थे पूरी तरह से, जी और नेहरू और उसमें वो पटेल को प्रेफर करते थे नेहरू के बजाय। जी जी। आपने उस समय की राजनीति और आज तक आप काफी रेलेवेंट है पॉलिटिक्स में, जी। तो आपने इतने दशकों का राजनीतिक अनुभव है आपका। इस हिसाब से जितने भी आपने लीडर्स देखे हैं आज तक, उनमें और चौधरी साहब के जो किसान और किसानी को लेके जो विजन था, उसमें अंतर क्या लगता है आपको? देखिए, चौधरी चरण सिंह के जो विजन था किसानी का, वो कन्विक्शन के साथ था, कोई दिखावे का नहीं था। जी वो उसको जीते थे, उसी तरह रहते थे। सादगी उनकी इतनी थी कि एक दिन मैं गया उनसे मिलने, तो बोले भी देखो तेरी माता जी जो है बहुत कंजूस हैं। अब क्या हुआ? कहने मेरा कुर्ता फट गया था, उसी को काट के मुझे बनियान बना दिया, और उसको पहने हुए थे। जी तो वो बहुत सिंपल, बहुत फ्रूगल हैबिट्स के आदमी थे। जी जी। अच्छा, कॉरपोरेट का आज हम खेती में बहुत इन्वेस्टमेंट देखते हैं। क्या उस टाइम भी कॉरपोरेट इतना खेती में था? ना, बिल्कुल नहीं था, तब तो कतई नहीं था। अच्छा, और चौधरी साहब को इस पर चौधरी क्या साहब विचार थे? कॉरपोरेट को कृषि में आने के विरुद्ध थे। उनका बिल्कुल। कहना था कि जोत जो है वो किसान के हाथ में रहनी चाहिए। जी। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी वे खिलाफ थे? कोऑपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ थे, और जी उनका कहना था कोऑपरेटिव फार्मिंग चल ही नहीं सकता है। जी। अच्छा, जितने किसान संगठन बने या जितने भी किसान आंदोलन आज तक हुए हैं, उनमें आप चौधरी साहब का प्रभाव किस तरह से देखते हैं? उनका सभी में प्रभाव रहा है चौधरी चरण सिंह का, तो चूंकि सब चौधरी चरण सिंह का नाम लेके ही भाषण की शुरुआत करते हैं। जी। और 1988 में बोट क्लब की रैली हुई जो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने करी। उसके बाद 2020-21 के किसान आंदोलन हुए। चौधरी साहब। टिकैत की रैली में थी किसान, वो जो थी वो चौधरी चरण सिंह की रैली थी। जी टिकैत ने तो जो बाद में किया, एक धरना था। जी चौधरी साहब की रैली जो थी वो ऐतिहासिक थी, जिसको कोई 5 लाख की, कोई 10 लाख की कहता है। जी जी। वो चरण सिंह जी की रैली वो थी, जब 77 की रैली थी हाँ, शायद। जब मुरारजी ने उनको निकाल दिया था, जी जी, मोरारजी तब वो देसाई। रैली हुई। अगर उस पीरियड के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। नहीं, उस पीरियड में लोगों में चौधरी चरण सिंह के प्रति बहुत ही उत्साह था, और लोग चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने। जी और जब दिल्ली में आए थे तो इसी दृष्टि से आए थे कि अब इनको जो है प्रधानमंत्री बना के मानेंगे। जी। अच्छा, राहुल गांधी जी के साथ एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि चौधरी साहब कैसे भी करके प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो इसको लेके आपका क्या मत है? नहीं, वो कोई बुरी बात नहीं थी। उनको ये था कि किसानों के हाथ में पावर आनी चाहिए, जी। और वो किसी भी तरीके से आए। हम्म। अच्छा, गैर राजनीतिक रूप में किसानों को संगठित करने के विषय में चौधरी साहब क्या सोचते थे? गैर राजनीतिक क्या होता है? देखिए, जैसे किसान यूनियन है। किसान यूनियन गैर राजनीतिक कहते हैं, वो करते तो राजनीति है। जी। वो बेकार की बात है, गैर राजनीतिक। अच्छा। अ, उस समय की जो मोरारजी देसाई जब चौधरी साहब केंद्र में आ गए थे, उस समय के अगर आपके कोई किस्से या कोई उस समय की रेलिवेंट पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन अगर आप दे सके कोई, जो आपके ध्यान आती हो। जब चौधरी साहब सेंटर में आ गए जी थे, जी। यूपी से। नहीं, उनका बेसिकली वो सेंटर का कम सोचते थे। वो तो हम ही लोगों ने, जब मैं एमएलए हो गया जी 74 में, तो हम ही लोगों ने उनको दिल्ली का सपना, मैंने कहा कि आप जो है अब दिल्ली की तरफ रुख करिए, आपकी उम्र का काफी हिस्सा निकल गया है। जी और तब हम उनको दिल्ली लाए, जी। और फिर उनको लगा कि हाँ, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे दिल्ली पहले आ जाना चाहिए था। हम्म। अच्छा, और आज हम देखते हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बाकी स्टेट्स, नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स के कंपैरिजन में वेस्ट यूपी में ज्यादा है। इसको लेके आपका क्या कहना नहीं, है? वेस्ट यूपी में कहाँ, ईस्टर्न यूपी में वेस्ट से ज्यादा है उनका। सेंट्रल यूपी में कुर्मियों में, यादवों में, जाट जाट ने तो वो कहते थे, एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने कहा, "भाई, मेरे कितने टिकट हो गए?" तो राम बच्चन यादव ने कहा कि 27 हो गए।
जितने भी कहे तो उन्होंने कहा कि किसके के जाटों के, कहने जाट थोड़े ना मेरे, मैं तो पूछ रहा हूँ मेरे यादवों के कितने टिकट हो गए। जी। और हंस के हम लोगों से कहते थे कि भाई तुम लोगों ने तो मुझे तब माना जब मैं चीफ मिनिस्टर हो गया, लेकिन मुझे तो इन्होंने पहले माना, यादवों ने, कुर्मियों ने, और मैं इनका बनाया हुआ हूँ। जी। तो उनका इन जातियों के प्रति बहुत स्नेह था और ये जातियां भी उनको अपना ही मानती थी। अच्छा, जातिवाद का उन पे कई बार आरोप मैं लगा। वो कभी जातिवाद नहीं किया उन्होंने किसी भी तरह से, जी। कभी भी। जी। और एक अपनी किताब में भी लिखते हैं कि 50% आरक्षण होना चाहिए किसान के बेटों के लिए। 50 से 60 पे भी उन्होंने मत दिया ये उसका। मैंने नहीं देखा, मैं इस पर जी। कमेंट नहीं करूंगा। जी। मगर इस जो आइडिया है इसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, ये मैंने जब तक देखा नहीं, उनके विचार इस पे मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं जी। जी। बोलूंगा नहीं इस पे। जी। जी, ठीक, बिल्कुल। आज के जितने किसान आंदोलन हुए हैं या 2021 के या उसके बाद के, वे किस प्रकार से चौधरी साहब से अपना वो ले सकते हैं, एक आइडिया, एक इन्फ्लुएंस कैसे ड्रॉ कर वो सकते हैं? तो जो जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो तो चौधरी चरण सिंह की है उनके पीछे। जी। चौधरी साहब का एक वेल थॉट आउट दर्शन था किसानों की आर्थिक दर्शन था उनका किसानों के लिए, तो सब उन्हीं चौधरी साहब से ही लेते हैं। जी। अ, आज के जितने नीति निर्माता हैं या राजनेता हैं, वे किस तरह से चौधरी साहब से सीख ले सकते हैं? कुछ अब ऐसी चीजें स्पेसिफिक जो सीखनी चाहिए उससे? बहुत चीजें सीखनी चाहिए, उनका लिविंग कितना सिंपल था। जी। फिर वो हर वक्त उनको किसानों का दर्द रहता था, जो आज के नेताओं में बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। और छोटी छोटी किसानों की बात पे वो द्वेलित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो वो सब उनसे सीखना चाहिए कि उनका कमिटमेंट कितना डीप था। जी। अच्छा, एमएसपी के मुद्दे पे चौधरी साहब की क्या राय थी? एमएसपी के तो जो हम लोगों की राय, उनकी वही राय थी, और वो एमएसपी को लागू करते कानूनी तौर पे। जी। जैसे 3 किसान किसान कृषि कानून आए थे, जिसके विरोध में आपने भी अपना स्वर सरकार के खिलाफ जी जी बड़ी सशक्त तरीके से उठाया। जी जी। तो अगर चौधरी साहब इस वक्त होते, तो उन 3 कृषि कानूनों पे चौधरी साहब की क्या राय होती? चौधरी साहब उसको वो आने नहीं देते कानून, वो खारिज करते बिल्कुल। हुँ। अच्छा, और जैसे आज देखते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो किस धड़े के साथ अगर होते तो चौधरी साहब होते? क्या वे इंडिया ब्लॉक के साथ होते, भाजपा के साथ होते? अब ये कहना तो गलत है, इनके साथ वो सभी लोग उन्हीं के साथ होते, क्योंकि उन्हीं का बेस बड़ा था। उनका 3 स्टेट 4 स्टेट में 5 स्टेट में बेस था। जी। और किसी का इतना बेस थोड़े न थे जितना चरण सिंह जी का था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस से जाने के बाद वे कांग्रेस को लेके उनका क्या राय थी? कांग्रेस के बारे में उनकी बेसिकली तो कांग्रेस उनकी मदर पार्टी थी, इसको बिल्कुल। अच्छा मानते थे। जी। लेकिन उसमें उनको ये लगता था कि इसको, जी, बोल सकते तो वो कांग्रेस के लिए उनको बहुत सॉफ्टनेस रहती थी, ऐसा नहीं है, वो हैं। मानते थे कि ये मेरी मदर पार्टी है। जी। जी। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के साथ उनके गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? उनका इंदिरा गांधी के प्रति भी सॉफ्टनेस रहती थी, और वो असल में इंदिरा गांधी के यहाँ जो लेफ्टिस्ट रुझान थे उनके खिलाफ थे। जी। ये जो लोग सब लेफ्ट लोग उनके यहाँ घुस गए थे, रंजीत यादव और ये सब, तो चौधरी साहब कहते थे बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस को भी, इंदिरा को भी। अगर आज चौधरी साहब जिंदा होते तो कैसी उनका कोई प्लान होता या स्ट्रेटेजी होती जो किसान की बेहतरी के लिए होती, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो नेचुरली वो तो उसको जो उनका थिंकिंग था उसको लागू करने के लिए संघर्ष करते, जिस सूरत में भी होते, हम लोगों को कहते कि तुम लोग करो। जी। अच्छा, 2002-2004 के आसपास अजीत सिंह जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में संसद में कहा था, जिसके बाद नीतीश कुमार जी ने भी उनका पक्ष लिया और बाद में बिहार में वो इम्प्लीमेंट भी कराया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके आपका क्या रुख मैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में नहीं। है? जी। फार्मिंग जो है वो फार्मर का ही रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसान को जमीन से अलग करने का रास्ता है। जी। जी। मैं और चरण सिंह जी हिसाब से लौट रहे थे पब्लिक मीटिंग करके, जी। तो उस पब्लिक मीटिंग में मैंने एक शेर कहा था कि अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैखाना, जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। अहले ज़र्फ माने पीपल विद मोरालिटी, जी। उनके हाथ में पैमाने नहीं आए। तो हम जब चले, हिसाब से थोड़ी देर वो चुप रहे, फिर बोले सत्ताल ये तुम्हारा शेर जो है इसको मत बोला करो मत। क्यों? कहने लगे इसमें जो पैमाना शब्द है अच्छा नहीं है। कहने लगे या तो इसको कुछ
बदलो गिलास, या मगर कुछ नहीं बदला जा सकता। साहब में बोलने का ही नहीं, इसको इतने प्यूरिटन थे वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।